आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं यूरोपीय संघ का गठन। यूरोपीय संघ का गठन जिसमें बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, यानी जो जर्मनी का विभाजन हुआ था, जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। ये 1990 में हुआ। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और बदलती राजनीतिक परिवेश के कारण फिर यूरोपीय संघ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और 1992 में maastricht की संधि पर हस्ताक्षर किया गया और इसी के साथ ही यूरोपीय संघ के निर्माण कार्य में तेजी आई, अब प्रशस्त हो गया। यूरोपीय संघ का गठन। यूरोपीय संघ जो पहले यूरोपीय साझा व्यापार या यूरोपीय आर्थिक साझा व्यापार के नाम से जाना जाता था, उसी को ही नाम बदल के यूरोपीय संघ का नाम दे दिया गया। यूरोपीय संघ के लिए एक संविधान निर्माण की बात कही गई और जो प्रारंभिक 6 देश थे, इनको ही संविधान निर्माण के कार्य को सौंपा गया। प्रारंभिक 6 देश फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मन संघीय गणराज्य और इटली, इनको ही संविधान निर्माण का कार्य जो है सौंपा गया। और इसी क्रम में रोम के कैपिटल हिल में आयोजित हुआ 25 देशों के शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन और इसी शिखर सम्मेलन में 28 अक्टूबर 2004 को संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। सभी देशों ने सर्वसम्मति से स्वीकारते हुए 29 अक्टूबर 2004 को सभी ने इस पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य वही था जो पहले यूरोप में यूरोपीय आर्थिक जो साझा व्यापार का उद्देश्य था, वही इसका उद्देश्य था। इस यूरोपीय संघ को बनाने में एक महत्वपूर्ण बात थी जो यहाँ इसमें जो संविधान बनाया गया, ये संविधान तब तक लागू नहीं होगा जब तक इसमें शामिल जो शासक है, जो देश हैं, इनके संसद के द्वारा इसको अनुमोदित नहीं किया जाएगा। ये इसकी एक प्रमुख शर्त थी। यानी यूरोपीय संघ में शामिल देश की संसद जब तक इसको अनुमोदित नहीं कर देगी कि वो यूरोपीय संविधान बनाने के पक्ष में है कि नहीं है, तब तक ये संसद में पेश नहीं होगा, तब तक ये पास नहीं होगा यूरोपीय संघ का संविधान। इसी क्रम में पहला झटका लगता है फ्रांस की ओर से। फ्रांस की जो जनता है, ये यहाँ जनमत संग्रह कराया गया इस मामले में और जनमत संग्रह में वहाँ की जनता ने इसको ठुकरा दिया। उनका कहना था कि यूरोपीय संघ का कोई संविधान हम नहीं चाहते हैं। दूसरा झटका लगा नीदरलैंड के द्वारा। नीदरलैंड की जनता ने भी इसका अनुमोदन नहीं किया। चूँकि फ्रांस प्रारंभिक सदस्य देशों में एक था और उन्हीं की जनता के द्वारा इसको ठुकरा दिया जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी राजनीतिक आघात थी और इसी के कारण आज तक यूरोपीय संघ का संविधान पारित नहीं हो पाया है। 10 देशों ने इस पर अनुमोदन कर दिया है और बाकी और जो अन्य देश है 25 राष्ट्र, ये इसको अनुमोदित करने के लिए बचे हुए हैं। तो आइए देखते हैं यूरोपीय संघ का यदि संविधान बनता तो उसका मसौदा कैसा होता, प्रारूप कैसा होता। यूरोपीय संघ का संगठन, इसमें सबसे पहले रहता यूरोपीय कमीशन। यूरोपीय कमीशन क्या है, तो ये 28 सदस्यीय एक कमीशन है। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और जो संधि किया जाता है तो भविष्य में इस संधि के प्रस्तावों को लागू किया जाएगा कि नहीं किया, लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्रियान्वयन का कार्य। इन्हें यूरोपीय कमीशन 28 सदस्यीय एक संगठन है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। जो संधि समझौते होते हैं उसको भविष्य में भी क्रियान्वयन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसकी देखरेख के लिए ये कार्य करेगा। दूसरा इस संविधान की प्रमुख बात थी यूरोपीय संघ का संगठन में द यूनियन
काउंसिल। इसमें जो सदस्य देश हैं ये वहाँ के शासनाध्यक्षों की काउंसिल है जो संघ की प्राथमिकताओं और नीतियों का निर्धारण करेगी। यूरोपीय संघ में शामिल जितने भी देश के शासनाध्यक्ष हैं, कहीं पर प्रधानमंत्री है, कहीं पर राष्ट्रपति है, तो कहीं पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जो भी शासन प्रणाली है, यहाँ के शासनाध्यक्ष ही मिल करके यूरोपीय संघ के नीतियों का निर्धारण करेंगे और प्राथमिकताएं तय करेंगे। तीसरा है काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसमें सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री इसमें शामिल होंगे, जो कि ये समिति के सदस्य होंगे और ये सदस्य के हित में कार्य योजना बना करके चलेंगे। यानी ये विदेश मंत्रियों का संगठन होगा और सदस्य के हित में कार्य बना करके ये चलेंगे। चौथा है यूरोपीय संसद। यूरोपीय संसद में सदस्य संख्यों की संख्या होगी, सदस्य राष्ट्रों की संख्या होगी, इसमें प्रतिनिधि संख्या होगी सदस्य राष्ट्रों की ये 785। ये 785 सदस्य जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। यानी जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी वहाँ कम प्रतिनिधि, जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ से ज़्यादा प्रतिनिधि इसमें कार्य करेगा। इसका भी कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। फिर पांचवा है द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूनियन कम्युनिटीज। नाम से ही स्पष्ट है कि यह न्यायालय है जिसमें 25 न्यायाधीश रहेंगे और 8 एडवोकेट जनरल रहेंगे। मान लीजिए किसी देश के बीच में किसी कारण से अनबन हो जाती है, केस दायर हो जाता है, तो इन्हीं 8 एडवोकेट ही इस केस की पैरवी करेंगे और 25 न्यायाधीश में से जो भी न्यायाधीश उसमें बैठेगा वो इस केस की सुनवाई करेगा। ये जनरली संधि से उठे हुए विवाद को ही निपटाएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और जो भी निर्णय देगा सबको मान्य होगा। फिर छठवां है द यूनियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। कोई भी जब संस्था काम करती है तो उसमें आर्थिक तत्वों की भूमिका भी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये यूरोपीय साझा बाजार भी आर्थिक उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया था। सभी अपना राष्ट्र इसमें सहयोग कर रहे थे। तो जो मुद्रा है, पैसा है, रुपया है, इसका सही उपयोग हो रहा है, धन का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए हर वर्ष क्या होगा, ऑडिट होगा। ये ऑडिटर लोग यूनियन जो कार्य करेगी उन संस्थाओं की आर्थिक गतिविधि की जांच करेंगे और जांच करके उस पर नियंत्रण रखेंगे, उसको रिपोर्ट देंगे। तो ऑडिटर्स के बिना कोई भी काम अधूरा रहता है। तो ये वित्तीय मामलों का कुल मिलाकर ऑडिट करने का काम करेंगे। 6 इसके संगठन के स्वरूप हैं और यदि आने वाले समय में ये पास हो जाता है, सभी जो 25 देश और बचे हुए हैं इसको पास कर देते हैं, वहाँ की संसद पास कर देती है, तो यूरोपीय यूनियन का अपना संविधान लागू हो जाएगा। अब हम देखते हैं यूरोपीय संघ के उद्देश्य क्या हैं। यूरोपीय संघ के उद्देश्य जो है, पहला है आर्थिक एकीकरण। आर्थिक एकीकरण का अर्थ होता है कि वस्तुओं का, व्यक्तियों का और पूंजी का, वस्तु, व्यक्ति, पूंजी, सभी यूरोपीय संघ में शामिल देश में बेरोक टोक आ जा सकते हैं। कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश व्यापार व्यवसाय के लिए जा सकता है, वस्तु भी ले जाई जा सकती है, पूंजी भी यदि एक व्यक्ति चाहे तो दूसरे देश में पूंजी लगा सकता है, तो बेरोक टोक आवागमन होगा। फिर दूसरा है सदस्य देशों की कृषि प्रणाली और उद्योग धंधों का विकास। यूरोपीय यूनियन संघ में जितने भी शामिल देश हैं, इन देशों की कृषि प्रणाली, कृषि के क्षेत्र में उन्नति करवाना और उद्योग धंधों के क्षेत्र में उन्नति करवाना, ये इनका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा है यूरोपीय यूनियन संघ
शांति स्थापित करने के उद्देश्य से भी काम करेगा। इसमें साझी सुरक्षा नीति बनाएगा। जितने भी यूरोपीय यूनियन में शामिल देश हैं ये साझी सुरक्षा नीति बनाएंगे और विदेश नीति का भी ये मिल बैठ करके बनाएंगे, विदेश नीति भी बनाएंगे। फिर चौथा है निर्धन एवं संपन्न देशों के बीच की खाई को कम करना। यूरोपीय संघ में शामिल देश, कई लोग बहुत अधिक धनवान देश हैं तो कई बहुत अधिक गरीब हैं। तो जो गरीब देश हैं इनको ऊपर उठाने का प्रयास किया जाएगा। इनको ऊपर उठाने के लिए जो धनवान देश है इनको आर्थिक मदद प्रदान करेंगे और ये जो गरीब और अमीर की खाई है इसको दूर करेंगे। और अंतिम है पर्यावरण में भी सुधार किया जाएगा। पर्यावरण जो आज विश्व में प्रदूषित हो रही है, तो पर्यावरण सुधारने के लिए वन की रक्षा की जाएगी, वन्य जीव जंतु की रक्षा की जाएगी और नदियों की भी सुरक्षा की जाएगी, क्योंकि पर्यावरण इन सब चीज़ों से ही प्रदूषित होता है। तो वन की सुरक्षा, वन्य जीव प्राणी की सुरक्षा, नदियों की सुरक्षा करना भी इनका प्रमुख उद्देश्य होगा। ये 5 उद्देश्य को लेकर के यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ जिस उद्देश्य को लेकर स्थापना किया गया था ये पूर्णतः सफल हो गया। पहले भले ही इसका उद्देश्य आर्थिक था, लेकिन बाद में ये कुछ हद तक राजनीतिक भी हो गया और अपने यूरोपीय देश को मजबूत करने के लिए, हर प्रकार से मजबूत करने के लिए प्रयास करने लगा। यूरोपीय संघ के बारे में हम जानते हैं, यूरोपीय संघ का अपना एक मुद्रा है जिसको यूरो बोलते हैं। इसको बहुत सारे देशों ने अपना लिया है और इसमें यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है। इसमें आप चित्र में देख सकते हैं यूरोपीय संघ का झंडा, जिसमें 12 सितारे हैं छोटे छोटे। ये यूरोपीय संघ के एकता के प्रतीक हैं। सभी लोग इसके माध्यम से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये सोने के रंग के सितारे हैं। इसमें झंडा में पहला नीला आधार है, जो सितारे हैं वो सोने के रंग के हैं, जो इनमें एकता का बोध कराती है। चूँकि इस क्षेत्र में 12 अंक का विशेष महत्व है। 12 सितारे ये पारंपरिक रूप से यहाँ पर पूर्णता समझी जाती है, समग्रता समझी जाती है और एकता का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए इसमें 12 सितारे को रखा गया है। और अभी वर्तमान में यूरोपीय संघ में जो शामिल देश हैं वो 28 देश शामिल हैं और ये सब देश मिल करके यूरोपीय संघ को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी